संविधान की धज्जियां उड़ गई हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई हैं, सारी संस्थाएं खत्म कर दी गई है, सब संस्थाओं का कंट्रोल एक जगह आ गया। 180 करोड़ मैंने अपने मित्र को दिया, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। दूसरी बात जो है कि ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं इनका कंट्रोल कर लिया गया है और ये अब नहीं चल रही, इसलिए लोकतंत्र इस देश में इन्होंने फेल कर दिया। अब तो ये राजतंत्र हो गया या तानाशाही हो चुका। जो एक चुनी हुई सरकार है और उनके एमएलए को जो लालच दिया जा रहा है, जैसे अखबारों में आता कि 50-50 करोड़ की रिश्वत दी, मीडिया में आता है, अगर वो गलत कह रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी करके बताएं हम गलत कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। लगातार बात उठती है सुप्रीम कोर्ट की जब कोई फैसला आता है और कॉलेजियम की बात होती है कि कॉलेजियम में जो है विविधता होनी चाहिए, और इस बात को लेकर सेमिनार आज हुई है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने किया है और बहुत सारे तमाम वकील इसमें आए और हमारे साथ हैं इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए कमलजीत सिंह रानौट सर, जो कि डीआरटी के भी जज रहे हैं और कई विभिन्न पदों पे इन्होंने काम किया है। तो इनसे हम जानते हैं कि आज के सुप्रीम कोर्ट में कितनी जो है विविधता है या नहीं है, या कितनी होनी चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये मुद्दा जो है काफ़ी दिनों से कोर्ट में उठ रहा है, लेकिन जिस अनुपात में लोगों को होना चाहिए हायर जुडिशरी में, तो उतनी अनुपात में नहीं है। सर, संविधान में कॉलेजियम का कोई प्रावधान नहीं है, कोई उसका प्रोविजन नहीं है कि कॉलेजियम होगी और जजों को अपॉइंट करेगी। इस देश में क्या हुआ कि हायर कास्ट के जो ऊंची जाति के लोग हैं, जिनमें न्याय की संभावना नहीं है, जिन्होंने छोटे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया, उन्होंने कॉलेजियम के माध्यम से जुडिशरी में फैसले लेने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया। और जब तक कॉलेजियम ख़त्म नहीं होगी तो जुडिशरी के फैसले जो है वो ठीक ढंग से नहीं आएंगे। अभी सर बीबीसी ने एक इंटरव्यू किया था पूर्व न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश थे हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनसे सीधा सीधा सवाल किया था पत्रकार ने कि आप एक अपर कास्ट मेल हिंदू हैं और अगड़ी जातियों का प्रभुत्व है कोर्ट के अंदर, तो क्या सच में ये बात बिल्कुल सही है? ये बिल्कुल बात सही है। जो जस्टिस, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम लिया है, इंटरव्यू हुआ था, उनका इंटरव्यू हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल फैसले दिए जो संविधान के अनुसार नहीं थे। एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला आया कि बीजेपी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए कंपनियों से, और कंपनियों से लेकर उनको ठेके दिए गए, उनको सरकारी विभाग बेचे गए। सुप्रीम कोर्ट इस बात पे भी उन्होंने फैसला दिया कि ये गलत था, ये जो फैसला था ये गलत था, जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए वो गलत खरीदे गए। लेकिन मेरे को ये सरप्राइज है जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये गलत था, लेकिन उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये फैसले का फायदा क्या हुआ इसका? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि गलत है, दूसरी तरफ उसका जो गलत है उसको कोई सजा नहीं है, उस पर कोई रुकावट नहीं है, उसको बीच में अधर में छोड़ दिया। ये फैसला हमारी समझ में नहीं आया और ना ये फैसला न्यायप्रिय है। सर, आप तो कोर्ट में हैं, लगातार कई फैसले आते हैं, तो उसके बाद जनता ये सोचती है कि क्या न्यायालय भी जो है राजनीतिक प्रेशर में काम करता है? जो एक फंडामेंटल मुहावरा है कि जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन, इट शुड बी अपीयर टू बी डन। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे फैसले जो न्याय व्यवस्था के या कोर्ट के आ रहे हैं, वो केवल न्याय हो रहा है लेकिन नॉट अपीयर टू बी डन। वो ये नहीं दिखाई दे रहा कि न्याय, उन्होंने फैसला न्याय दिया है लेकिन न्याय हुआ है, ऐसा नहीं दिखाई देता। तो ऐसे बहुत सारे फैसले हैं, आभास होता है कि न्याय हो गया है लेकिन पूर्णतः न्याय नहीं मिल पाता। उसमें एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, अयोध्या का है कि वहाँ पे मस्जिद थी, या वहाँ पे रामचंद्र पैदा हुए, या अयोध्या में रामचंद्र का मंदिर था, उसमें लिखा हुआ उसी जजमेंट में कि ना तो यहाँ पे रामचंद्र पैदा हुआ, ना कोई मंदिर था, और ये मस्जिद जो बनाई ये मंदिर को गिरा के नहीं बनाई। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इसमें मंदिर को भी बना दो और मस्जिद को बना दियो। ऐसा तो कोई लॉ का और आस्था का कोई प्रोविजन नहीं है लॉ में, लेकिन फिर भी ये कह दिया कि लोगों की आस्था है। और आस्था में तो जहाँ बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, आस्था में तो रीजन के क्षेत्र से भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जातियों पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोगों को रोटी से मोहताज किया जा रहा है, लोगों को बेसिक नीड से जो मोहताज किया वो इस सामाजिक कृतियों ने किया है। और उसी सामाजिक कृतियों पे हम फैसले देने लगेंगे तो न्याय कैसे हो जाएगा? सर, फैसले तो तर्क पे दिए जाते हैं, फैसले और आस्था में कोई तर्क नहीं होता। तो
फैसले जो दिए जाते हैं तर्क पे भी नहीं दिया जाता, तो जो प्रेजेंट लॉ है, जो जस्टिफिकेशन है, उस पे दिए जाते हैं। आस्था का कोई प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं है। हमने रूल ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया है, कहीं रूल ऑफ लॉ को तो अडॉप्ट करेंगे। ये बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है आर्टिकल 141 में कि वो लॉ को इनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक होना चाहिए ना। केवल उसके पीछे ये लॉजिक हो कि लोगों की आस्था कि हमने लॉ बना दिया, दिस इज नॉट। लोगों की आस्था है कि वो चाहते हैं कि पूरे इंडिया पे कब्जा हम कर लें, बाकी को हम बाहर निकाल दें, तो इस पे तो लॉ नहीं बना सकता कोई भी। देयर मस्ट बी कुछ सम जस्टिफिकेशन, और जस्टिफिकेशन है नहीं, तो ये देखा गया। सर, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो है जज जो है लाभ के पद के मामले में पाए जाते हैं कि किस प्रकार से वैसे फैसले दिए जाएं ताकि बाद में जब रिटायरमेंट हो जाए तो जो है उन्हें वैसा पद मिले जो लाभ से सीधा जुड़ा हुआ हो। मैं आपका धन्यवाद बात करता हूं कि ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद इनको मलाई वाले पद दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का नेक्सस है। क्या नेक्सस है कि जब वो जुडिशरी में होंगे तो गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले नहीं देंगे, और जब जुडिशरी से आए होंगे तो फिर उसमें गवर्नमेंट जो है उनको एक मलाई वाले पद देंगे। इसमें क्या जरूरत है देने की? सिटिंग जज को दीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने एक बार नौकरी कर ली है, सरकारी नौकरी कर ली है, वो रिटायर हो गया, उसको क्यों दोबारा अपॉइंटमेंट करे? ये भी एक बड़ा करप्शन का अड्डा बन गया, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं सरकार के फेवर में फैसला दूंगा और सरकार फिर मेरे को मलाईदार पद दे देगी। इसको खत्म हो जाना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। अब सिटिंग जज और बड़े अनएम्प्लॉयड लोग घूम रहे हैं, सिटिंग जज को दो वो चार्ज सारा, जजों की पोस्ट पर डालो, लेकिन रिटायर को देना नहीं चाहिए। अगर रिटायर की ये व्यवस्था चल रही है जो एक अपने आप में ही एक करप्शन है। तो सरकार कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती जा रही है। ये आज का जो आप सवाल कर रहे हैं ये बहुत डीप कर रहे हैं। आज जो है न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट ये आपस में मिल गए हैं, ये दूसरों का, एक दूसरे का हित को प्रोटेक्ट करते हैं और उसका ये लाभ उठाते हैं जो जनता के हित में नहीं है। मतलब अब जो है कार्यपालिका विधायिका में जो एक चेक और बैलेंस की जो नीति थी कहीं ना कहीं वो ध्वस्त हो चुकी है आज के समय। और आज इतनी खराब व्यवस्था हो गई है क्योंकि जो भी डेमोक्रेसी चलती है, जो लोकतंत्र, चेक एंड बैलेंस का हमारे यहाँ प्रोविजन दिया गया है। जो भी बॉडी होगी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडीआई हो, या इलेक्शन एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी, और या यूपीएससी सिलेक्शन कमीशन है जो आईपीएस को अपॉइंट करता है, उसका हमारे यहाँ प्रोविजन दिया कि वो ऑटोनॉमस बॉडी होगी, उस पर ना जुडिशरी का प्रभाव होगा ना एग्जीक्यूटिव का प्रभाव होगा। इन्होंने सारी ऑटोनॉमस बॉडी खत्म कर दी है और उस पर एग्जीक्यूटिव का प्रभाव है। यही कारण है कि आज एक केवल जुडिशरी नहीं, सारे ही डिपार्टमेंट सारे ध्वस्त हो गए हैं, कहीं लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। सर, अब चुनाव आयोग की जो नियुक्ति हुई है उसमें भी देखा गया कि किस प्रकार से सीजीआई को हटा दिया गया कानून बनाकर संसद के द्वारा। मैंने आपको पहले भी बोला कि उन्होंने आज का जो काल चल रहा है इस देश में वो सबसे वर्स्ट है। पहले भी कमियां होती होंगी, लेकिन आज का जो टाइम चलेगा, संविधान की धज्जियां उड़ गई हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई हैं, सारी संस्थाएं खत्म कर दी गई है, सब संस्थाओं का कंट्रोल एक जगह आ गया, एक ही जगह से सारा सब कुछ व्यवस्था किया जा रहा है। और एक तरह से मतलब एक बंद मुट्ठी में शासन के सारे जो केंद्र आते जा रहे हैं। मैं अगेन आपसे बात कर रहा हूं कि एक जगह नहीं होता। जो जहां भी लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र संस्थाओं के ऊपर आधारित होता है। तो संस्था जो काम करती है वो न्याय से काम करती है, किसी के प्रेशर में नहीं काम करती, उसको हम ऑटोनॉमस बॉडी भी कहते हैं। लेकिन आज कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी नहीं रही। सरकार ने उसको डायरेक्टली, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कोई बोर्ड हो, चाहे कमीशन हो, उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर कब्जा कर लिया है। इसलिए आज लोग सारे परेशान हैं, आज जनता परेशान है और संविधान के धज्जियां उड़ रही हैं और कोई भी संवैधानिक से काम नहीं हो रहा, कोई लोकतंत्र तरीके से काम नहीं हो रहा। इसको हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे। लोकतंत्र में संस्थाएं होती हैं जो लोकतंत्र को लागू करती हैं, लोकतंत्र को चलाती हैं, वो ऑटोनॉमस बॉडी कहलाती है। उनका चैन ट्रांसपेरेंसी होता है। जो लोक संस्थाएं होती हैं, आज के समय में लोकतंत्र एक तरह से कहें तो सिकुड़ता जा रहा है। सिकुड़ के खत्म ही हो गया है। कब एक ही है, वो एग्जीक्यूटिव ने कंट्रोल कर लिया पूरी तरह से कार्यपालिका। तो संस्थाएं उसके साथ उन्होंने टाई अप कर लिया है। जो भी संस्था है वो एग्जीक्यूटिव से मिलके चल रही हैं और जो है उनको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो सामने भी आ रहा है।
अभी तो राष्ट्रपति ने ये कहा है कि मैंने 180 करोड़ मैंने अपने मित्र को दिया, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। दूसरी बात जो है कि ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं इनका कंट्रोल कर लिया गया है और ये अब नहीं चल रही, इसलिए लोकतंत्र इस देश में इन्होंने फेल कर दिया। अब तो ये राजतंत्र हो गया या तानाशाही हो चुकी है देश में। तानाशाही हो चुकी, ठीक है। राणौत सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कमलजीत राणौत सर, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि देश की जो संस्थाएं हैं उस पर कैसे कार्यपालिका सरकार जो है उस पर अपना आधिपत्य जमाती जा रही है। जो संस्थाओं में जो लोग हैं वो ऑटोनॉमस बॉडी होती है, स्वायत्त संस्थाएं होती है, उनके अपने नियम और कानून होते हैं, लेकिन सरकार जो है उस पर किस प्रकार से अपना डायरेक्ट कंट्रोल करती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। आने वाले समय में जो है लोकतंत्र जो है बिल्कुल, अगर यही प्रक्रिया चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाएगी। आप क्या सोचते हैं छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। जी सर। हाँ बताएं सर। तो इसके साथ में मेरा एक और सवाल है कि जो भी लोकतंत्र में पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बनती है, या जो एक चुनी हुई सरकार है और उनके एमएलए को जो लालच दिया जा रहा है, जैसे अखबारों में आता कि 50-50 करोड़ की रिश्वत दी, मीडिया में आता है, अगर वो गलत कह रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी करके बताएं हम गलत कह रहे हैं। और उनके ऊपर चार्ज लगे, करप्शन के चार्ज लगे, और जैसे ही उन्होंने एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आ गए वो करप्शन के चार्ज डिसअपियर हो गए। तो ये जो चार्ज लगे या उसमें डिसअपियर हो गए तो लोकतंत्र रहा कहाँ? राजनीति में इसको आजकल मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास ये पैसा आ कहाँ से रहा कि उनको एमएलए खरीदने के लिए, सरकारें गिराने के लिए। इसका कोई फार्मूला देश में नहीं है। उनके अपने टिकसाल तो नहीं लगे हुए, और जहाँ इन पार्टियों ने बड़े बड़े असेट्स बना लिए, 5 स्टार होटल, उनके जो दफ्तर आज देखेंगे 5 स्टार होटल है, उसके पैसे का हिसाब कहाँ से पैसा आया? बाद में यही बात होता है कि आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से उनसे पैसा ले लिया, उनको सरकारी संस्थान बेच दिए, उनको बिजनेस सेंटर बेच दिए। ये सारा घपला ये लोकतंत्र में कहीं है नहीं, लेकिन आज हो रहा है। तो राणौत सर ने कैसे बताया कि लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र के नाम पर क्या क्या हो रहा है, कैसे चंदे लिए जा रहे हैं, कैसे सरकार बनने के बाद उनको फायदा दिया जा रहा है, दूसरी पार्टी के एमएलए खरीदे जा रहे हैं। एक समय होता था जब एक एमएलए अपना दल बदलता था तो लोग उसको जो है उसमें उनकी बहुत ही बदनामी हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में मीडिया ने ऐसे इसको रच दिया है कि अगर कोई 10 लोग एक साथ दल बदल लें तो इसको राजनीति का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है कि उस दल ने उस सामने वाले दल से 10 एमएलए जो हैं सत्ता के लिए जो है उनका दल परिवर्तन करवा लिया, तो इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। तो समय ये अब एक मानक स्थापित किया जा रहा है और किस प्रकार से सरकारी संस्थाओं के हनन किए जा रहे हैं इस लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता को ही सब कुछ करना है, नहीं तो आने वाले में समय में एक तरह से पूरी तरह से तानाशाही इस देश में होगी। क्या सोचते हैं आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।